मसीही का तमाम ये संबोधि लाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका स्पेशल शो मनी सेंट्रल में। मनी सेंट्रल में तो आप कहेंगे रोज ही स्वागत होता है, फिर आज स्पेशल क्या है? आज स्पेशल ये है कि आज हम 2022 का आखिरी मनी सेंट्रल रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके साथ लेकर आए हैं। अगर आप पूरे साल इस शो के दर्शक थे तो आपने हर छोटी बड़ी घटना को, अगर अर्थव्यवस्था में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना थी तो उसके आप हमारे साथ चश्मदीद थे। अंशुमान जी ने उनका विश्लेषण किया, हर खबर पर हमने नज़र बना के रखी और आप तक पूरे विश्लेषण के साथ पहुंचाई। लेकिन अब ये समय है जब हम 2023 की तैयारी कर रहे हैं। आप 2023 की पार्टी की तैयारी कर रहे होंगे, न्यू ईयर पार्टी कैसे सेलिब्रेट की जाए इसकी प्लानिंग कर रहे होंगे। और आज हम मनी सेंट्रल में आपके साथ ये तैयारी करेंगे कि 2023 अर्थव्यवस्था के लिए, 2023 बाजार के लिए, 2023 महंगाई के लिहाज से, 2023 स्टार्टअप्स के लिहाज से, उन तमाम चीज़ों पर आज हम डिस्कशन करेंगे जो 2022 में जिनकी उम्मीद नहीं थी। 2021 से जब हम 2022 को देख रहे थे, 2021 में खड़े होकर, तब हमें 2022 कैसा नहीं दिख रहा था जो हमारे सामने एकाएक हो गया। अर्थव्यवस्था कहते हैं कि अनिश्चितताओं का ही बाजार है। अर्थव्यवस्था में कुछ भी निश्चित नहीं होता है। हम लाख अनुमान लगा लें, लाख पढ़ने की कोशिश करें, लेकिन जब हम समय के उस पार पहुंचते हैं और पीछे पलट कर देखते हैं तो लगता है कि नहीं यार, ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो ऐसा क्या क्या हुआ 2022 में जिसका अनुमान नहीं था, वो सब हम जानेंगे और ये पता करेंगे कि 2022 के पास जब हम खड़े होकर 2023 को देखने की कोशिश कर रहे हैं तो अनुमान क्या मिल रहे हैं। सर, 23 के अनुमान 22 से पकड़े जाएंगे? हाँ, अर्थव्यवस्था को हमेशा हम इस तरह से देखते हैं और देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसा शुभम ने कहा कि चीज़ें जिस गति से और जिस तरह से बदलती हैं उस तरह से हमारे सोच और समझ के नज़रिए बदलते हैं। तो आज जब हम मनी सेंट्रल की तैयारी कर रहे थे तो हमने रोज़ की तरह आपको सुर्खियां बताने के बजाय ये कहा कि आप 2022 की पार्टी की तैयारी करें और 2023 में आपकी जेब और ज़िंदगी कैसी रहने वाली है इसकी तैयारी भी साथ करते हुए चलें। और जैसे कि अर्थव्यवस्था एक चक्र है, समय का एक चक्र है, कोई भी घटना अकेली नहीं होती, उसके पीछे कुछ घटनाओं का चक्र होता है और उसके आगे कुछ घटनाओं का चक्र होता है। तो हम आपको वो सिरे, वो तार पकड़ाने की कोशिश करेंगे इस साल के आखिरी मनी सेंट्रल में, जिन्हें लेकर आप अगले साल थोड़े ज़्यादा सजग, थोड़े ज़्यादा सतर्क, थोड़े ज़्यादा समझदार और थोड़े ज़्यादा चतुर और चौकन्ने हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुभम ने आपको बताया कि 2022 में ऐसा बहुत कुछ हुआ जिसका अंदाज आप 2021 के दिसंबर में खड़े होकर लगा ही नहीं सकते थे कि 2022 ऐसा होने वाला है। बिल्कुल, बारिश होगी नहीं होगी, ठंड कितनी पड़ेगी, ये बातें तो आमतौर पर आपको पता चल जाती हैं। लेकिन क्या आपको ये पता था 2021 में कि रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा? शायद नहीं पता था। उसके बाद कच्चा तेल अचानक इतना उबल जाएगा? शायद नहीं पता था। बायजूस की ये स्थिति हो जाएगी? शायद नहीं पता था। ट्विटर को एलन मस्क खरीद लेंगे, ये भी हम नहीं जानते थे। तो 2022 में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो 21 में नहीं पता था। अब आप इस पूरे शो को हमारे साथ अच्छे से समझ पाएं, इसलिए हमने आज तय किया है कि आज कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। आज कोई ऐसा नहीं होगा कि मैं खबर पढ़ूंगा फिर मैं अंशुमान जी से उसका विश्लेषण कराऊंगा। आज पूरे शो में मैं, आप और अंशुमान जी बातचीत करेंगे कुछ ऐसे बिंदुओं पर, कुछ ऐसे मुद्दों पर जो 2022 में चर्चा में रहीं। आसानी से ये शो आप समझ सकें, हमारे साथ बातचीत कर सकें, इसलिए हमने इसको 4-5 बड़े हिस्सों में बांट लिया है। सबसे पहले बात होती है महंगाई की, तो शुरू करते हैं महंगाई मीटर। महंगाई को लेकर 2022 बहुत ही अनिश्चित रहा। 2022 की शुरुआत में शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि महंगाई पूरे साल सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे, आपके और सरकार के सामने भी खड़ी होगी। आप कहेंगे सरकार के सामने काहे की चुनौती? क्योंकि चुनौती वो इसलिए हो गई क्योंकि सरकार ने भी ये नहीं भांपा था, ये अनुमान नहीं लगाया था कि महंगाई इतनी बड़ी चुनौती होगी। तभी तो बजट आया था 40 लाख करोड़ के आसपास का और अब सरकार 3.25 लाख करोड़ रुपए की और मंजूरी मांग रही है। तो जो हमारे आपके साथ होता है कि अगर हमारे पास पैसा है और महंगाई ज़्यादा होती तो हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, वही सरकार के साथ हुआ। सरकार ने कहा था कि 40 लाख करोड़ खर्च करेंगे पूरे साल में, लेकिन महंगाई बढ़ गई और 3-3.25 लाख करोड़ रुपए और खर्च करने पड़े। सर, महंगाई को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज सरकार के लिए था उसका बजट, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज क्या था? शुभम, महंगाई को लेकर सबसे बड़ा सरप्राइज इसलिए था क्योंकि ये साल बड़ा सरप्राइजिंग था। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि दशकों में कई
कुछ साल ऐसे होते हैं जो युगांतरकारी साल होते हैं, जो ऐसी घटनाएं छोड़कर आपके पास जाते हैं जिसके बाद फिर उनसे निकलने वाली दुनिया नहीं बदलती। और संयोग है कि पिछली कुछ एक सदी में 3 साल दुनिया के ऐसे बीते हैं जब एक महामारी और एक युद्ध, और उसके बाद दुनिया में वो सब कुछ जो हम देखते थे वो सब 3 साल में उलट पलट हो गया। और हम जब यहाँ से निकल रहे हैं तो महंगाई भी उसी तरीके के बदलाव का नतीजा थी। मेरे लिए भारत की महंगाई में सबसे बड़ी चौंकाने वाली महंगाई थी दूध की, क्योंकि दूध की महंगाई आश्चर्यजनक थी। भारत में 5-6 बार कीमतें बढ़ी। भारत दुनिया के सबसे प्रमुख दूध उत्पादक देशों में अचानक दूध की महंगाई आना। दूसरी महत्वपूर्ण महंगाई जो भारत को इस साल झेलनी पड़ी, जो महंगाई शायद पिछले कई समय से नहीं आई थी, वो अनाज की महंगाई थी, गेहूं की महंगाई। गेहूं की कीमतें इस कदर बढ़ी कि सरकार को अपनी पूरी नीति बदलनी पड़ी, जिस पर हम आगे बात करेंगे। महंगाई के भीतर अंदर उतरने पर कुछ ऐसे संदर्भ हमें दिखाई दिए जो अगले साल तक सरकार को परेशान करेंगे और इस साल बने। जैसे हमने इस साल देखा कि भारत में सर्विसेज की इन्फ्लेशन जिद्दी हो गई, सेवाओं की महंगाई, उत्पादों की महंगाई में तो, गुड्स की महंगाई में तो गिरावट और उतार चढ़ाव दिखा, पर सर्विसेज की महंगाई बुरी तरह जिद्दी हो गई और उसने एक तरह से घटने से मना कर दिया। आज जब हम साल के आखिर में खड़े हुए हैं तो रिजर्व बैंक अपनी ताजी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में और उससे पहले बैंकिंग और ट्रेंड्स की रिपोर्ट में कह रहा है कि भारत की जो कोर इन्फ्लेशन है, जो बुनियादी महंगाई जिसमें सर्विसेज शामिल हैं, वो महंगाई सबसे ज़्यादा जिद्दी है और इसे कम करना मुश्किल साबित हो रहा है। इस महंगाई ने बहुत सारे गणित बिगाड़ दिए। किसी के जेब का गणित बिगाड़ दिया है, किसी के लिए कर्ज का गणित बिगाड़ दिया है, किसी ने कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, कोर इन्फ्लेशन कैसे स्टिकी है 6.2% पर। किसी का और सरकार का तो पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। सरकार के पास खर्चों की जो कतार लगी और जो लागत बढ़ी वो हमने दिखाई दिया। और ये महंगाई चूंकि क्यों युगांतरकारी थी, क्योंकि इसने पूरी दुनिया में एक साथ कदम रखा। पहली बार दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में एक साथ लगभग हर देश में महंगाई उनके सेंट्रल बैंक के लक्ष्यों से ऊपर निकल गई। ऐसा कभी हमने नहीं देखा पिछले 101 सालों में। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में महंगाई होती थी, कुछ में नहीं होती थी। आप अफ्रीका में हो या चीन में हो या जापान में हो या अमेरिका में हो या यूरोप में हो, उनके सेंट्रल बैंक के लक्ष्य किसी के 2%, किसी के 4%, भारत में 4 और 6%। सबकी महंगाई दरें उससे 3-3, 4-4 गुना ज़्यादा थी। और इसीलिए हमने सेक्युलर ढंग से पूरी दुनिया में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखी। हमेशा अर्थव्यवस्था की घटनाएं जब घटती हैं तो उसके असर 6 महीने और 8 महीने बाद दिखाई देते हैं। तो ये साल घटनाओं का साल था, असर का साल होगा 2023। सर 2023 की ही अब सूत्र पकड़ने की कोशिश करते हैं, सिरा पकड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने बताया कि 2022 था घटनाओं का साल, असर दिखेगा 23 में। महंगाई की क्या स्थिति रह सकती है 23 में? आपको क्या लगता है, कैसी पृष्ठभूमि आप बनते देख रहे हैं? बजट भी सामने खड़ा है। महंगाई, भारत की महंगाई के संदर्भ में 2 महत्वपूर्ण महंगाई के फैक्टर जो हमें दिखाई दे रहे हैं। सरकार जब तक महंगाई संभालती तब तक महंगाई बढ़ाने के मोर्चे पर आ डटे उद्योग। और हमने पिछले 1 साल मंदी के बीच कीमतें बढ़ते देखी। यानी मांग के साथ कीमतें बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर परिस्थिति मानी जाती। लोग ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो कंपनियां अपना मार्जिन बढ़ाएं। तो हमने लगातार देखा कि महंगाई की कच्चे उत्पादों की भी और निर्मित उत्पादों की भी महंगाई में बढ़ोतरी हुई है। साल भर रिटेल महंगाई का आंकड़ा आप देखें कि महंगाई साल के में रिजर्व बैंक की जो सहनीय स्तर है उसके आसपास या उससे ऊपर ही रही। हर में एक दिलचस्प आंकड़ा शुभम यहाँ इसमें दिखाई देता है कि दुनिया में इस साल कमोडिटीज़ की कीमतों में जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महीने के आखिर में दिसंबर तक आते आते कमोडिटीज़ की कीमतों में करीब 18% का ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में गिरावट आई। लेकिन जो महंगाई इस कमोडिटी में बढ़ोतरी के कारण बन चुकी थी वो बाजार में फैल गई और उसी का असर हमें दिखाई दे रहा है। 2023 में महंगाई ऊंची रहेगी, उसमें तेज गिरावट नहीं दिखाई देगी। आरबीआई भी मान रहा है धीमे धीमे उतार होना शुरू होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 2023 में स्टैगफ्लेशन का साल बनता दिखाई दे रहा है। स्टैगफ्लेशन ये कि भारत की आर्थिक विकास दर नीची रहेगी और महंगाई दर ऊंची रहेगी। एक और आंकड़ा जिसे आप अभी पकड़ सकते हैं, जो बजट के करीब जाकर स्पष्ट होगा, जिसकी संभावना हमें दिखाई दे रही है, इस साल भारत को नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी मिली। उसकी वजह भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ना नहीं था बल्कि महंगाई की दर बढ़ना था। कहीं अगले साल ऐसा ना हो शुभम कि भारत की आर्थिक विकास दर में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट भी 8% से नीचे आ जाए। यानी भारत की आर्थिक विकास दर हो 5-5.5% और महंगाई दर हो भी 5-5.5% के आसपास। इस बात की संभावना दिख रही कि महंगाई भी गिरेगी, लेकिन उसके साथ अगर गिरी तो मांग में बढ़ोतरी होगी कि नहीं, इसको लेकर संदेह है। पर महंगाई अगले साल भी दबाव के तौर पर बनी रहेगी। जो अभी की परिस्थितियां हैं उस हिसाब से हमें दिख रहा है। सर आपने अंत में एक बात कही कि मांग पर बड़ा फोकस होगा। मांग ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या 23 में ऐसी स्थिति आएगी, महंगाई इतनी काबू में होगी, कमाई क्या इतनी बढ़ेगी कि लोग दोबारा बाजार में खरीदने निकल सकें?
मुझे लगता है वित्त मंत्री अगर अपना बजट लिख रही होंगी तो उससे पहले वो जिससे भी प्रार्थना करना चाहेंगे वो यही प्रार्थना करेंगे कि लोग झोला उठा के निकल पड़ें, नया साल हो और नए साल के बाद लोग बाज़ारों में आ डटें और सामान खरीदने लगें, कपड़े खरीदने लगें, निवेश करने लगें। पर ऐसा लगता नहीं है। रिजर्व बैंक एक आकलन करता है, जिस आकलन के हिसाब से रिजर्व बैंक ये जानने की कोशिश करता है कि अगले 6 महीने और साल भर के भीतर लोग कैसी खपत करना चाहते हैं या किस तरीके का खर्च करना चाहते हैं। वो आंकड़ा मेरे सामने है। रिजर्व बैंक के सर्वे के उस आंकड़े के हिसाब से रिजर्व बैंक 3 तरह से लोगों की खपत की इच्छाओं को, आकांक्षाओं को भांपता है और उसकी 3 कैटेगरीज होती हैं। एक ओवरऑल स्पेंडिंग, कितना लोग खर्च करना चाहते हैं, स्पेंडिंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, जरूरी सामानों पर खर्च बढ़ेगा कितना, और नॉन एसेंशियल सामानों पर, लग्जरी सामानों पर कितना खर्च बढ़ेगा। और वो आंकड़ा वित्त मंत्री को परेशान करने वाला है। वो आंकड़ा हमें भी चिंता में डालता है अर्थव्यवस्था के लिए। और इसलिए जब आप ये सुने कि भारत की अर्थव्यवस्था में अगले साल 6% से कम की विकास दर रहेगी, 5.5% की विकास दर रहेगी, तो ये मानिएगा कि ये आंकड़ा उन लोगों को पता है जो उस विकास दर का आकलन कर रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि अगले साल लोगों का खर्च नॉन एसेंशियल सामानों पर और ज़्यादा गिरेगा। पिछले 3 साल से हम लगातार 2021, 2022 और 2022 के इस आखिरी हिस्से तक लगातार भारत में नॉन एसेंशियल सामानों, यानी जिनकी ज़रूरत आपको ज़िंदगी जीने के अलावा है, बेहतर ज़िंदगी के जो सामान हैं, उन पर लोगों का खर्च 14% से 3.6% माइनस में रहा है। ज़रूरी सामानों पर खर्च थोड़ा बहुत बढ़ेगा क्योंकि उसके बिना लोगों का काम नहीं चलता, आटा, दाल, चावल और ज़रूरी FMCG सामानों पर। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि लोगों का मूड अभी बाजार में झोला लेकर निकलने का अगले साल नहीं है। और ये खबर सरकार के राजस्व के लिए अच्छी नहीं है। RBI का जो सर्वे नवंबर 2022 में आया था, उसने ये संकेत दिया था कि 1 साल बाद की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लोग बहुत मुश्किल से इसे, उन्होंने ये बताया कि केवल 0.6% लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि वो अपनी ज़िंदगी बेहतर करने पर कुछ नए खर्च अगले साल करेंगे। तो मांग की स्थिति बहुत सुधरने वाली नहीं है। महंगाई चुनौती बनी रहने वाली है। कोर इन्फ्लेशन लगातार समस्या बनी रही 2022 में और 2023 की पर भी इस महंगाई की छाया पड़ी रहेगी। चलिए अब महंगाई से बढ़ते हैं आगे। 2022 में सब कुछ खराब नहीं हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा हुआ आपकी बचत पर। बहुत लंबे समय बाद, मुझे लगता है कई सालों बाद ऐसा हुआ होगा कि FD पर, बचत पर आपको अच्छे ब्याज मिले। बचत और कर्ज के लिहाज से 2022 कैसा रहा और 2023 पर क्या अनुमान मिल रहे हैं, अब करते हैं इस पर चर्चा। कर्ज बचत का भविष्य क्या? 2022 में बढ़ी हुई महंगाई ने कर्ज और बचत के ब्याज को उस स्तर पर पहुंचा दिया जिस पर किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 2022 की शुरुआत में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भविष्य में कभी बैंक की FD पर 8% से ज्यादा ब्याज मिलेगा। और अगर आप आंकड़ों पर जाएं तो यह ब्याज महंगाई की दर से ज्यादा है। हमेशा FD जो लोग करने जाते हैं उनको ये बताया जाता है कि यार महंगाई से कम ब्याज है, आप दरअसल अपनी बैंक में रखी पूंजी को खा रहे हो। तो पहली बार लंबे समय बाद ऐसा हुआ जब ये लोग कह सकते हैं कि हम बैंक पर भरोसा करते हैं और बैंक की FD भी आपको महंगाई से ज़्यादा ब्याज दे रही है। हालांकि दिक्कत उनके लिए रही जो कर्ज लेते हैं। बैंक आप पैसा रखने जाते हैं और कर्ज लेने भी जाते हैं। हालांकि वो लोग कम होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग भी होते हैं जिन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज की स्थिति इस साल थोड़ी नाजुक रही। कर्ज लेने वालों की EMI बढ़ गई, चाहे उनकी कार की EMI थी, चाहे उनकी घर की EMI थी। रेपो रेट 2022 में 4% से शुरू हुआ था। जब साल शुरू हुआ था तो 4% रेपो रेट थी, नीतिगत दर थी। रेपो रेट मतलब जिस पर बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। 4% पे वो कर्ज लाते हैं, आगे हमें देते हैं। वो अब 6.25 के आसपास पहुंच गई, 6.25 से के स्तर पर पहुंच गई है। अब 6.25 पर जब बैंक को कर्ज मिला तो सोचिए आपको तो 8, 9, 10, 12 किसी भी स्तर पर मिल ही सकता है। सर, अब कर्ज बचत की ये मोटी तस्वीर तो मैंने बता दी कि 2022 में क्या हुआ। भाई, जमा पर ब्याज बढ़ी, कर्ज की दर भी बढ़ी, कर्ज महंगे हो गए। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से देखें, सब लोग एक तरह तो नहीं कमाते हैं, सब लोग एक तरह खर्च नहीं करते हैं। अलग अलग आय वर्ग के हिसाब से देखें तो 2022 किसके लिए कैसा था? शुभम, महंगाई ने अगर एक तरफ जेब काटी, घाव दिए, तो महंगाई की तरफ से ही थोड़ा सा मलहम भी आया और वो मलहम उन लोगों को लगा जिनकी बचतें बैंकों में रखी थी। बात शुभम ने बिल्कुल सही की। पिछले साल आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे नवंबर दिसंबर में कि भारत में 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7.5% पे पहुंच जाएगी सरकार की। किसी को उम्मीद नहीं थी। 10 साल की बॉन्ड यील्ड का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यही भारत की बेंचमार्क ब्याज दर है जिसके आधार पर बाजार में सारे सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स की ब्याज दर तय होती है जो सरकार 10 साल का कर्ज लेती है। और 10 साल की बॉन्ड यील्ड में जो
बढ़ोतरी हमने देखी पिछले 6 महीने के दौरान, उसने ये बताया कि कर्ज में की दरों में कैसे बढ़ोतरी हो सकती है। भारत मूलतः बचत करने वालों का देश है। हालांकि बचत करने वालों के हालांकि आम लोगों के लिए ज़िंदगी जीने की लागत 10 से 11% और 12% तक बढ़ी। सरकारी आंकड़ा आपको 6% की महंगाई भले ही दिखाता हो, पर इन्फ्लेशन जो महसूस होती है, ठंड जितनी पैमाने में दिखती है और जितनी महसूस होती है उसमें फ़र्क होता है। तो महसूस होने वाली इन्फ्लेशन जरूर बढ़ी थी, लेकिन उसका कुछ अंश, थोड़ी सी राहत बचत के मोर्चे पर हमें दिखाई दी। पर अब जब अलग अलग आय वर्ग में देखें तो तस्वीर बदल जाती है, और यहीं से 2023 का सूत्र हमें मिलता है। इसी से भारत बहुत सारी आय वर्ग का देश है। भारत में मध्य वर्ग में भी कई मध्य वर्ग हैं, उच्च मध्य वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। भारत में इस पूरे साल के दौरान बचत की दरों में बढ़ोतरी के साथ कर्ज दरों की दरों में बढ़ोतरी ने अलग अलग असर किया। एक पूरा क्लास जो भारत में कर्ज में एक्सपोज्ड ही नहीं है, जिसको कर्ज मिलता ही नहीं है, जिनके पास कोई नियमित इनकम नहीं है, ऐसे 15 से 20 हज़ार रुपये पर महीने कमाने वाले लोगों के लिए विशुद्ध रूप से महंगाई ने उनकी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए आपको गरीबी में, बेकारी में बढ़ोतरी के आंकड़े साल भर बराबर दिखाई देते रहे, क्योंकि उनके पास कोई बचत भी नहीं थी और उस बचत पर रिटर्न भी नहीं था। मध्य वर्ग के लिए साल ज़्यादा मुश्किल भरा साबित हुआ। उसकी वजह यह थी कि भारत का मध्य वर्ग कर्ज से भी लेवरेज था और उसके पास बचतें भी कम थी, क्योंकि बचतें होती तो उसको कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बचतों पर जो उसे रिटर्न मिला, उसका ट्रेड ऑफ कर्ज की बढ़ोतरी ने उसे बराबर कर दिया, और कर्ज की ब्याज दरों में बढ़ोतरी ने बराबर कर दिया। दूसरी चीज़ है कि मध्य वर्ग को लगातार 3 साल बेरोजगारी और वेतन में कटौती का सामना करना पड़ा, और इस बीच उसकी EMI भी महंगी हो गई, जो तिहरी चुनौती उनके सामने थी। इसलिए इस वर्ग के लिए ये साल सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण 2022 सबसे ज़्यादा साबित हुआ, और उसकी जो खपत सिकुड़ गई, उसका असर हमें सरकार के हमें पूरी अर्थव्यवस्था की खपत पर दिखाई देता है। और अब आने वाले साल में जबकि महंगाई ऊंची रहेगी और ब्याज दरों में बढ़ोतरी बनी रहेगी, तो इस वर्ग की चुनौतियां थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखाई देंगी। सर, अब 2023 का साल, ये तो 22 की बात हो गई, 23 का साल अगर आप देखें तो अब आपको लगता है बचत पर ये जो ब्याज मिल रही है मिलती रहेगी, कर्ज जितना महंगा है इससे और महंगा होगा या कम होगा? इन दोनों के लिए क्या सिनेरियो बनता है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया एकदम नीचे नहीं आएगी। हालांकि हमें अगले साल के मध्य तक शायद भारत में इस बात की मांग उठने लगेगी, चर्चा होने लगेगी, जैसे ही 2 क्वार्टर्स की आर्थिक विकास दर, 2 तिमाही की विकास दर 5-6% से नीचे, 5.5% से नीचे आई, भारत में क्या दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाओं में मांग उठने लगेगी कि बहुत हुआ महंगे कर्ज का दौर, अब आप कर्ज सस्ता करना शुरू करिए और RBI कर्ज की दर कम करे। लेकिन जो महंगाई से जुड़े हुए ट्रिगर हैं, जो मजबूत ट्रिगर हैं, वो इतनी जल्दी कमजोर पड़ेंगे, इस बात की संभावना दिखाई नहीं देती। तो क्या रिजर्व बैंक अगले साल से ब्याज दरों में कमी शुरू करेगा? फिंगर्स क्रॉस्ड है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया अगले साल से शायद रुक जाएगी। अगले साल के मध्य के बाद से भारत में ब्याज दरें उस स्तर पर पहुंच जाएंगी जहां उन्हें और बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो बढ़ी हुई EMI है, उसमें कमी के लिए भी 1 साल का और लगभग इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बाद कमी होगी, लेकिन जिंदगी जीने की जो लागत बढ़ेगी वो अब आगे दिखाई देगी। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक ने लगभग यही बात अपने दूसरे शब्दों में अपनी 2 रिपोर्ट्स में अपने ही बैंकों को बताई। यही बात रिजर्व बैंक गवर्नर ने अपने बैंकों से कहा है कि भाई ये साल तो घटना का साल था, अगला साल असर का साल है, और अगले साल बैंकों को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि लोन के डिफॉल्ट्स बढ़ेंगे, NPAs बढ़ेंगे। जिन्होंने पिछले सालों में कर्ज का पुनर्गठन कराया है, उन्हें कर्ज की वसूली करने में, उनसे कर्ज की वसूली करने में अगले साल और दिक्कत आएगी। तो यहाँ नसीहत और ये है कि अगर आप बैंक में बचत करते हैं और कर्ज नहीं लेते हैं, तो इस साल आप राहत की सांस लेते हैं कि महंगाई ने अगर आपकी एक जेब से 2 रुपए निकाल लिए, तो बचत पर ब्याज दर ने बढ़ने कम से कम 50 पैसे आपकी जेब में वापस कर दिए। 1.5 रुपए के नुकसान में तब भी आप हैं। लेकिन अगर आप मध्य वर्ग वाले हैं, आपने कर्ज भी ले रखा था और महंगाई भी बढ़ी है, तो आपकी बैलेंस शीट इस साल जबरदस्त घाटे के साथ, लाल निशान के साथ, अगर शेयर बाजार की भाषा में करें तो आपके लिए ये वित्त वर्ष 2022-23 का वित्त वर्ष लाल निशान में ही बंद होगा, और अगले साल भी इस बैलेंस शीट पर, आपकी निजी पारिवारिक बैलेंस शीट पर दबाव बना रहेगा। तो बात हो गई महंगाई की, बात हो गई आपकी बचत की, बात हो गई आपके कर्ज की। अब चलते हैं थोड़ी देर पॉलिसी की तरफ, नीतियों की तरफ। सरकारी नीतियां 2022 में कैसी रहीं? उन नीतियों में क्या सरकार ने ऐसा किया जिस पर उसको यू टर्न लेना पड़ा? उन नीतियों का असर क्या हुआ? उन नीतियों ने कैसी पृष्ठभूमि तैयार की 2023 के लिए? इस सब की बात पॉलिसी में कंफ्यूजन क्यों?
केंद्र सरकार को 2022 के दौरान कई नीतिगत फैसलों पर यू टर्न लेना पड़ा। साल की शुरुआत में सरकार की तरफ से पूरी दुनिया को गेहूं बेचने का सपना देखा जा रहा था। सरकार के दावे थे कि हम पूरी दुनिया को गेहूं देंगे, लेकिन मई में गेहूं के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने स्टील के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी। गेहूं के बाद अब ये स्टील की बात कि स्टील के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी कि भाई महंगाई बहुत बढ़ रही है। लेकिन जब देखा कि निर्यात बुरी तरह टूटने लगा तो एक्सपोर्ट फिर खोल दिया। तो पहले आपने एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई, फिर आपने फिर यू टर्न ले लिया। बजट में जब पेश हुआ तब सरकार ने कहा था कि देश का जो ग्रोथ रहेगी, जो आर्थिक विकास दर रहेगी, वो 8.5% रहेगी। इतना सरकार को पूरी उम्मीद थी। लेकिन अब आरबीआई ने इस लक्ष्य को भी घटाकर 7% से नीचे कर दिया। तो 2022 में जैसा सोचा था वैसा कुछ ना हुआ, ये तो सोचा ना था। सर, नीतियों के लिहाज से 2022 कैसा रहा? दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं 2022 में, जहां से हमें 2023 के लक्ष्य मिलते हैं। पहली चीज़ तो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के आकलनों में इतनी तेज बदलाव हाल फिलहाल के वर्षों में नहीं देखे गए। इस पूरे साल हर महीने भारत के आर्थिक विकास दर के आकलन नीचे जाते रहे। 8.5% से हम शुरू हुए और ये साल शायद 6-6.5% के आसपास जाकर खत्म होगा। एक चीज़, रिजर्व बैंक को ये मानना पड़ा कि महंगाई रोके नहीं रुकी, सरकार को बताना पड़ा। सरकार को मानना पड़ा कि आर्थिक विकास दर पर उसका नियंत्रण नहीं रह पाया और आर्थिक विकास दर में गिरावट स्वीकार करनी पड़ी। ये बड़े बदलाव थे। और आप सोचिए कि बजट बनाने वाली सरकार 8.5% से अगर 6.5% की विकास दर पर आकर खत्म होती है तो बजटों का और पूरे आकलन का क्या हश्र हुआ होगा। पर दूसरी एक बड़ी चीज़ है कि सरकार को पहली बार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पड़े, निर्यात पर टैक्स लगाना पड़ा। और यह भी उस वक्त करना पड़ा जब भारत के निर्यात रिकॉर्ड दर से बढ़ रहे थे। ये वो दौर था मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास का, जब भारत के निर्यात में बढ़ोतरी दिखाई दे रही थी, जो कोविड के दौरान शुरू हुई थी। और उसी दौरान निर्यात पर सख्ती की गई, गेहूं के निर्यात पर, स्टील के निर्यात पर, कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाया गया। इसका असर हमें भारतीय अर्थव्यवस्था में रुपए की कमजोरी के तौर पर सामने आया और भारत का व्यापार घाटा बढ़ने के तौर पर आया। सरकार को जानबूझकर ऐसे फैसले लेने पड़े जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और आगे भी होगा, क्योंकि महंगाई रोकनी थी। महंगाई रुकी कि नहीं रुकी? रिजर्व बैंक ने महंगाई तो नहीं रोक पाया, लेकिन उसके नुकसान हमें बेरोजगारी, उत्पादन में कमी के तौर पर सामने आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि यह साल एक और बड़े शिफ्ट का साल था, पॉलिसी में एक बड़े बदलाव का साल था। इस साल सरकार ने 8-9 साल की अपनी असमंजस, अपने ऊहापोह से निकलकर भारत में विदेश व्यापार के दरवाजे खोलने शुरू किए। नहीं तो 2014 से लेकर 2019-20 तक स्वदेशी और संरक्षणवाद और दरवाजे बंद करने की पूरी व्यवस्था के कारण भारत का विदेश व्यापार बिल्कुल उदारीकरण से पीछे लौट आया था। इस साल हमने 2-3 देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौते देखे। साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का मुक्त व्यापार समझौता सक्रिय भी हो गया। अब यहाँ आप अंतर विरोध और पैराडॉक्स देखिए कि जिस साल सरकार ने विदेश व्यापार के लिए दरवाजे खोलने शुरू किए, उसी साल निर्यातों पर सख्ती करके उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। अब ये दोनों चीजें अगले साल भारत के निर्यात पर असर डालेंगी। पर साल का अंत जब खत्म हो रहा है तो भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट रिकॉर्ड 4.4% पर है और इसका नतीजा है कि भारत के आयात बढ़ते चले गए और निर्यात टूटते चले गए। सर, अब बजट सामने खड़ा है, आपने बजट का भी जिक्र किया, बजट फिर सामने खड़ा है, 1 महीने बाद बजट आ जाएगा। क्या लगता है आपको कि अगले बजट में क्या कोई बड़ा शिफ्ट आएगा? इस साल के बजट की रोशनी में जैसा मैंने कहा कि अगर वित्त मंत्री वापस पलट कर अपना बजट पढ़ना चाहेंगे तो उनको आश्चर्य होगा कि बजट में इस साल जिन जिन चीज़ों पर बात की गई थी उसमें से अधिकांश चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाई। वजह अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महंगाई का बढ़ना। जैसे इस साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज़्यादा बात हुई थी बजट में। यह कहा गया था कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश किया जाएगा। सड़कें अपनी पर्याप्त रफ्तार से नहीं बन पाई, परियोजनाएं पिछड़ी और काफ़ी बड़े पैमाने पर पिछड़ी। रेलवे, पेट्रोलियम और रोड सेक्टर की परियोजनाएं पिछड़ती चली गई। हालत यह हुई कि साल की दूसरी तिमाही में सरकार का कुल खर्च ही जीडीपी में घट गया, जबकि इस साल का बजट रिकॉर्ड खर्च के साथ आया था। इस रोशनी में, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आर्थिक विकास दर की गिरावट के कारण सरकार के राजस्व को लेकर चिंताएं बढ़ती गईं, कर्ज रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। इस रोशनी में 2023 का बजट अब एक नई चुनौती से जूझेगा। वो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था को 6%, 5.5% की गर्त से बाहर निकाल कर लाना। हमें ध्यान रखना होगा कि परिस्थितियां कोई भी हों, अर्थव्यवस्था कहीं भी किसी दिशा में जाए, भारत के लिए मिनिमम 7% की आर्थिक विकास दर न्यूनतम रूप से जरूरी है, हवा पानी की तरह। 5% की महंगाई और 7% की विकास दर और 5-5.5% के आसपास की, 6% के आसपास की कर्ज, 5% से नीचे की कर्ज दर। ये कुछ ऐसी ज़रूरतें हैं जिन ज़रूरतों के बिना भारतीय अर्थव्यवस्था में वो भी नहीं हो सकता, सामान्य लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के वो भी काम नहीं हो सकते जो आमतौर पर हम चाहते हैं। मनी सेंट्रल में हर रोज एक बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रहता है, ग्लोबल खबरों का रहता है। चाहे युद्ध रहा हो, चाहे अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना रहा हो, आपको हर चीज़ बहुत
करीब से समझाने की कोशिश पूरी तरीके से मनी सेंट्रल में की गई। अगला सेगमेंट है किस तरफ जा रही दुनिया। ये साल एक मामले में बड़ा खास रहा। 2022 में भारत के सामने जितनी आर्थिक चुनौतियां आई उनमें अधिकतर की वजह जो थी वो वैश्विक घटनाक्रम था। फरवरी में ही रूस यूक्रेन के युद्ध छिड़ गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध पूरे साल चलेगा, जो अभी भी जारी है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया के सामने महंगाई सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई। अमेरिका से लेकर यूरोप तक और भारत से लेकर जापान तक महंगाई सब जगह चुनौती बनी। जनवरी में शायद किसी ने सोचा होगा कि कच्चा तेल फिर से $100 के पार निकल जाएगा, लेकिन सर वो भी हुआ। $130, 100 छोड़िए, $130 तक का कच्चा तेल हम लोगों ने देखा। युद्ध से पहले ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की तैयारी चल रही थी। कई बार सुनते थे बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी थी। युद्ध की वजह से महंगाई बढ़ी तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक भी ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा रफ्तार से ब्याज दरें बढ़ाने लगा, जिसका असर न केवल अमेरिका पर बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया के बाजारों पर हुआ। 2022 का अंत कहाँ हो रहा है? 2022 का अंत हो रहा है फिर से कोरोना की छाया में। हालांकि वो भारत में नहीं है, लेकिन चीन में है। चीन में कोरोना के मामले इस साल के अंत में फिर बढ़ते दिखे। इसका असर अब जापान, दूसरे देशों पर भी दिखने लगा है। अगला साल क्या होगा नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका जो हम 2022 का अंत कर रहे हैं वो फिर से कोरोना के डर के बीच कर रहे हैं। सर, और कुछ 3 बड़ी बातें तो मैंने बताई, क्या कुछ और भी ऐसा था अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर जो याद करना जरूरी है 2022 के लिए? शुभम, युद्ध हो सकता है फिर से। ये इस सदी की सबसे युगांतरकारी घटना थी। युद्धों का दुनिया के पास बड़ा विचित्र और दर्दनाक दुर्दांत इतिहास है। उसके बाद भी दुनिया के नेता या राजनेता युद्ध लड़ सकते हैं, हमले कर सकते हैं। ये हमारे लिए सोचना बिल्कुल अनिश्चित और अप्रत्याशित था, और वो भी महामारी से से निकलती दुनिया में पर युद्ध थोपा जा सकता, ये दुनिया में कल्पना नहीं की गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद युद्धों से तो जैसे तौबा कर ली थी दुनिया ने कि युद्ध नहीं हो सकता, और इसने सब कुछ बदल दिया। इसने दुनिया की भू राजनीति बदल दी, कमोडिटी बाजार का पूरा गणित बदल दिया, कच्चे तेल की परिस्थितियाँ बदल दी। 2 बड़े बदलाव जो भविष्य की दृष्टि से इस साल जिनके बीज बोए गए हैं 2-3, उन्हें ध्यान रखना ज़रूरी है। इस साल अरब के देशों को, जो भारत के, जो दुनिया के ओपेक देश थे, उनको अपनी नई ताकत का अंदाज हुआ। 2020-21 के दौरान अरब अर्थव्यवस्थाएं लगभग दिवालियेपन के कगार पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने रूस के साथ मिलकर एक मजबूत कार्टेल बनाया, और इस बार वो इतने ताकतवर दिखे कि उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात भी नहीं मानी। ये उनकी बढ़ी हुई ताकत पूरे अगले साल चुनौती बनी रहेगी, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊपर रखने की कोशिश की जाएगी। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि कमोडिटीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण जो नई ऊर्जा की संभावनाओं पर निवेश था उसमें कम हुआ, लेकिन इसके साथ कोयले की वापसी होती हमें इस साल दिखाई दी। अगले साल भी रहेगी, यानी कोयले की कीमतें भी ऊंची रहेंगी, जो महंगाई के तौर पर में काम आएंगी। दूसरी चीज़ जो दुनिया की में इकोनॉमिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से जो नए बदलाव दिखाई दिए, उसमें सबसे बड़ा बदलाव था चीन, रूस, ईरान का बनता हुआ त्रिकोण। और ये त्रिकोण आने वाले समय में दुनिया के गैस और ऑयल मार्केट को कई तरह से प्रभावित करेगा, और यह सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण और उत्सुकता देने वाला घटनाक्रम है, जो पूरे अगले साल लौट कर हमारे पास वापस आता रहेगा। हाँ, और जापान पर नज़र भी रखिएगा, क्योंकि जापान में जाते जाते कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जहाँ लंबे समय बाद जापान में महंगाई लौटी है और ब्याज दरें बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। पर डॉलर की दृष्टि से अभी अगले 6 महीने और भी मजबूती वाले हैं। दुनिया की करेंसीज के लिए अगले आने वाले समय में दबाव बना रहेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परिस्थितियां बदली हैं वो एक बाजार को अगले साल भी हिलाती रहेंगी, वो ऊर्जा का बाजार है। और ऊर्जा का बाजार भारत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि पहले तो हम केवल तेल में आत्मनिर्भर थे और गैस में आत्मनिर्भर थे। अब तेल में भी आत्मनिर्भर नहीं थे, आयात निर्भर थे, और गैस पर आयात निर्भर थे। अब कोयले पर भी हम आयात निर्भर हो गए हैं। अब बात स्टार्टअप्स की। 2022 का साल सबसे ज्यादा अगर किसी के लिए रोलर कोस्टर राइड था तो वो था स्टार्टअप्स के लिए। 2020-21 में इनकी कीर्ति कथाएं चारों तरफ थी। आप होर्डिंग देखिए, अखबार देखिए, ऐड देखिए, टीवी देखिए, डिजिटल देखिए, स्टार्टअप्स का ही बोलबाला था। शेयर बाजार से लेकर डिजिटल क्रांति तक सब स्टार्टअप जिनकी पीठ पर बैठे थे। लेकिन 2022 में उनके लिए सब कुछ बदल गया। क्या कुछ बदला स्टार्टअप के लिए, क्या आने वाले दिनों में होगा, इसकी चर्चा स्टार्टअप का भविष्य क्या इस हिस्से में। ये 2020-2021
में कहा जाता था कि ये देश की ब्लू चिप कंपनियां हैं, आने वाले दिनों में इन्हें ब्लू चिप कंपनियां माना गया था। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, बहुत सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इनकी कीर्ति कथाएं आपको सुनाती दिख जाते थे। कोरोना काल में जिन कंपनियों के बिजनेस मॉडल को स्वर्णिम कहा जाता था, उनके लिए 2022 डरावने सपने जैसा था जिसको वो कभी देखना नहीं चाहेंगे। 2020 या 2021 में शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बायजूस जैसी कंपनी, दुनिया की, भारत की सबसे बहुमूल्य कंपनी का ये हाल होगा। पेटीएम देखिए, जोमेटो देखिए, पॉलिसी बाजार देखिए, नायका देखिए, कार्टरेट देखिए, जो शेयर बाजार में आया औंधे मुंह गिरा। 70% तक इनकी वैल्यूएशन डाउन हो चुकी है। पिछले साल देश में 142 यूनिकॉर्न कंपनियां थीं, 142 घटकर 120 रह गईं। ट्रैक्सन डेटा जारी करते हैं स्टार्टअप का, उनका एक डेटा और महत्वपूर्ण था। 2022 के दौरान देश में 2400 स्टार्टअप ने अपना कारोबार समेट लिया, दुकानें बंद हो गईं। इन कंपनियों में 266 तो ऐसी थीं जिनको वीसी की यानी कि वेंचर कैपिटल की या एंजल इन्वेस्टर की फंडिंग भी मिल चुकी थी। जनरली ये माना जाता है कि स्टार्टअप को यार जब तक फंडिंग ना मिले तब तक दिक्कत होती है, फंडिंग मिल गई फिर तो ये चली जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सर 2023 अब कैसा रहने वाला है? 2022 का जो सबसे बड़ा युगांतरकारी घटनाक्रम है युद्ध के बाद भी, क्योंकि युद्ध का असर जितना गहरा है उतना ही बड़ी मारकाट हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखी। आप कल्पना करें 2020 और 21 की शुभम, 2020-21 में घर पर बैठे हुए, लॉकडाउन में बैठे हुए लोग ये मान रहे थे कि जब ये लॉकडाउन खुलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया तकनीक की जबान में बात करेगी, तकनीक से पढ़ेगी, तकनीक से मीटिंग करेगी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में काम करेगी, नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां बिलियनर हो जाएंगी। और हमने इस साल एक के बाद इसका इन पर युद्ध का कोई असर नहीं था। युद्ध से बिल्कुल अलग मारकाट हुई जो चली, एक साथ सिर्फ ब्याज दरें बढ़ने का असर होने के कारण एक साथ हमने सारे सितारों को जमीन पर आते देखा। नैस्डैक की स्थिति देखिए, अमेरिका के टेक्निकल इंडेक्स की स्थिति देखिए और भारत की तमाम कंपनियों के बारे में शुभम ने आपको बताया। ये बड़ा शिफ्ट है भारत दुनिया भर के तकनीकी उद्योग में, क्योंकि इन कंपनियों को हमेशा चिर विजेता माना जाता था। माना जाता था कि भविष्य पर सवारी कर रही हैं, ये फ्यूचर प्रूफ है। एक बार दुनिया में स्टील कंपनियों का भविष्य अंधेरे में हो सकता, पर अमेजन को अपने यहाँ कर्मचारियों की छटनी करनी पड़ेगी, ये कोई नहीं सोच सकता था। गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को अपने कर्मचारी घटाने पड़ेंगे, ये कोई नहीं सोच सकता था। ये साल टेक्निकल कंपनियों के लिए हर तरह से बुरा रहा। कहीं रेगुलेटर्स ने इन्हें रगड़ा, कहीं इनके ऊपर फाइन लगाए गए, कहीं मोनोपोलिस की सख्तियां हुई, कहीं इनके उत्पादों को लेकर सवाल उठाए गए। पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी स्पेस, जिसे दरअसल कोविड से निकलती हुई दुनिया की अगुवाई करनी थी, वो इस साल ऐसे गहरे संकट में फंस गया कि साल के अंत तक अधिकांश स्टॉक, चाहे वो भारत के टेक्नोलॉजी स्टॉक हो या दुनिया की टेक्नोलॉजी स्टॉक हो, उनमें निवेशक सिर्फ अपने घाव सहला रहे हैं, अपनी जली हुई उंगलियां देख रहे हैं। अब बात बाजारों की करते हैं, किस दिशा में जाएंगे बाजार? दो 2022 दुनिया भर के बाजारों के लिए जिस तरीके का प्रदर्शन था, उस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, चाहे शेयर बाजार हो, करेंसी मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो। 2021 के दौरान भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों ने डीमैट अकाउंट खुलवाए थे। करोड़ों नए निवेशक, नए ट्रेडर बाजार में जुड़े थे। 2022 में सेंसेक्स नया रिकॉर्ड तो जरूर बनाया, लेकिन बाजार में निवेश का सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। अगर आप मनी सेंट्रल देखते होंगे तो अंशुमान जी ने आपको बताया था, सिप टूट रही हैं, रिटेल निवेशक बाहर जा रहे हैं। करेंसी की बात करें, ये तो और ही गड़बड़ झाला था। यहाँ तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि रुपया भी 82-83 तक के स्तर देख सकता है। यूरो, डॉलर, पाउंड, भारत के केवल रुपए की बात नहीं है, सब एक बराबर, सब धान 22 पसेरी हो गए थे थोड़े दिन को। तो सबकी हालत डॉलर के सामने दुबली थी, पतली थी। कमोडिटी बाजार देखिए साहब, कोयला, गोल्ड, स्टील, नेचुरल गैस, गेहूं, खाने का तेल, किसे छुएंगे? जिसे छुइए वहीं आग लग गई थी, कीमतें एकाएक दौड़ गई थी। सर 2022 में अगर बाजार के नजरिए से देखें, पहले शेयर बाजार की बात करते हैं, दो बाजारों पे बात करेंगे, एक शेयर बाजार पे और एक रुपए पे, क्योंकि इनमें सबसे बड़ा घटनाक्रम था। बीच में आपने मेंशन किया कि कमोडिटी में जो महंगाई थी वो ब्लूमबर्ग का इंडेक्स बताता है 18% कम हो गई। शेयर बाजार के नजरिए से 2022 में ऐसा क्या हुआ जो 2023 में जिसकी असर दिखेगा, छाप दिखेगी? शेयर बाजार पर चर्चा के साथ स्टार्टअप में एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। स्टार्टअप के भविष्य की दृष्टि से ये बिल्कुल नया दौर है, और चूंकि वो शेयर बाजार में भी मौजूद हैं और इसलिए ये जानना जरूरी है।
दुनिया में शेयर स्टार्टअप्स नौकरियों की नई बहार लेकर आए थे। अब यहाँ से स्टार्टअप्स कमाने की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ेंगे। पहले घाटा होना स्टार्टअप्स को उसकी बहादुरी माना जाता था। ये माना जाता था कि जो स्टार्टअप जितने घाटे में है उतना ही ज़्यादा बेहतर ढंग से काम कर रहा है, क्योंकि वो मार्केट को डेवलप करने पर काम कर रहा है। अब यहाँ से बिजनेस मॉडल बदलेंगे, मुनाफा कमाने की कोशिश की जाएगी और इसका असर हमें शेयर बाजार में और नौकरियों के बाजार में दिखेगा। स्टॉक मार्केट में बड़ी दिलचस्प स्थिति थी। बाजार ऊपर जा रहे थे, निवेशक नीचे निकल रहे थे। ये लगभग वैसी तेजी नहीं थी जैसी तेजी हमने 2020 और 2021 में देखी थी। इसलिए साल जाते जाते छोटे निवेशक बाजार से बाहर निकले। सिप नहीं टूटी, डीमैट अकाउंट कम हुए। बाजार का मिजाज 2023 की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत सतर्क, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी से भरा हुआ दिखाई देने लगा। और एक और बड़ा बदलाव हमने इस बार भारत के शेयर बाजार में देखा, लोगों की वरीयता की दृष्टि से, कि वो विदेशी निवेशक जो भारत की कहानी पर लगातार भरोसा करके पिछले 3 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उन्होंने भी भारतीय बाजार में अपना निवेश कम किया। लेकिन फिर भी भारतीय निवेशकों की ताकत के आगे बाजार खड़ा रहा। ये वो ताकत थी। क्या ये ताकत 2023 में बनी रहेगी? भारतीय अर्थव्यवस्था के मैक्रो इंडिकेटर्स, भारतीय करेंसी के इंडिकेटर्स, क्या भारत के छोटे निवेशकों को भारतीय बाजार में नए निवेश लाने के लिए तैयार करेंगे? देखना होगा। हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि दिसंबर तक आते आते छोटे निवेशकों के पैर भी उखड़ने लगे। सर, नियामकों के लिहाज से भी ये साल अच्छा रहा? ये बड़ा घटनाक्रम है। इसको ही समझना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि 2022 में जो हुआ उसका असर 2023 में दिखाई देगा। एक हिस्सा भारत के वित्तीय नियमन की दृष्टि से 2022 क्रांतिकारी साल कहा जाएगा। जब सब कुछ उल्टा पुल्टा और अपेक्षा के मुताबिक हो रहा था, तो बहुत लंबे समय बाद, मुझे लगता है 6-7 साल बाद, भारत के सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स ने एक साथ कई सारे बड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। सेबी ने अपनी गलती मानी, स्टार्टअप कंपनियों को लेकर आईपीओज के नियम बदले गए, इंडेक्सेशन के नियम बदले गए, म्यूचुअल फंड्स को लेकर तमाम नियम बदले गए, जिन्हें मनी सेंट्रल में आपको बार बार बताते रहे। भारत के पेंशन फंड रेगुलेटर ने नई तरीके की व्यवस्था लाने की कोशिश की। भारत के बीमा रेगुलेटर ने बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देने के लिए, बीमा क्षेत्र का शायद विदेशी निवेश खोले जाने के बाद ये सबसे बड़ा सुधार था, जिसमें कि बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस लाने की इजाज़त दी गई। आरबीआई ने पूरे साल सुधारों की, रिफॉर्म्स की ऐसी झड़ी लगा दी फिनटेक कंपनियों को लेकर, एनबीएफसीज को लेकर, बैंक्स को लेकर। तो भारत का वित्तीय क्षेत्र दुनिया के सारे तूफानों के बीच नए सुधारों से इस साल काफ़ी मजबूत हुआ है। और ये सुधार आपको अगले साल कई तरह से असर करेंगे। सुधार हमेशा फ़ायदे में ही नहीं करते। ये जो डिस्रप्शंस हो रहे हैं, इनका असर हमें अगले साल कुछ कंपनियों के नुकसान के तौर पर, कुछ के फ़ायदे के तौर पर, कुछ कहीं लाभ के तौर पर और कहीं चुनौतियों के तौर पर सामने आएगा। पर अंततः वित्तीय बाजार में जो सुधार शुरू हुए हैं वो आम निवेशकों के लिए और बचतकर्ताओं के लिए फ़ायदे वाले साबित होंगे, क्योंकि लंबे समय बाद भारत के रेगुलेटर्स की नींद इस साल खुली और उन्होंने वो सब कुछ किया जिसकी उम्मीद हम उनसे करते थे। सर, रुपए पे एक टिप्पणी आपकी ज़रूरी है। रुपया 2023 में क्या दिखाएगा? रुपए के लेवल 83 से 85 के बीच है। जैसा हमने शुरुआत में कहा, डॉलर की मजबूती अगले साल भी बनी रहेगी, हालांकि उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की रफ्तार कुछ कम होगी, पर रुपया अब वापस मजबूती की तरफ जाएगा, इस बात की संभावना कम है। रुपए को प्रभावित करने वाला सबसे बड़े 2 फैक्टर, उसमें कच्चे तेल की कीमतें हैं, जिनमें अभी 60-65 डॉलर की तरफ जाने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती, 80 से 90 डॉलर के बीच। तो रुपए पर दबाव रहेगा। रुपए पर एक नया दबाव शुभम अगले साल दिखाई दे सकता है, भारत की विकास दर में गिरावट और राजकोषीय घाटे को लेकर, क्योंकि 2 ऐसे फैक्टर हैं जिनके बारे में आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का फिजिकल स्पेस क्राइसिस में, और जब किसी देश की राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी होती है तो उसका परोक्ष असर उस देश की करेंसी पर, उसकी मुद्रा पर दिखाई देता है। तो रुपए पर निगाह रखिएगा, क्योंकि रुपया फिर एक उतार चढ़ाव के भंवर की तरफ बढ़ सकता है अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था में कोई बड़े बदलाव हुए तो। अब फटाफट देख लेते हैं मनी सेंट्रल झटपट। नए साल में नया फ्रिज और नया पंखा आपको महंगा मिलेगा। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई ने फ्रिज और सीलिंग फैन के लिए अपने नियमों को सख्त बना दिया। नए साल में लागू हुए टाइट एफिशिएंसी नॉर्म्स की वजह से डायरेक्ट कूल और फ्रोस्ट फ्रीज रेफ्रिजरेटर के दाम 2 से 5% बढ़ जाएंगे। नए नियमों के मुताबिक अब देश में केवल स्टार रेटिंग वाले सीलिंग फैन ही बिकेंगे। ऐसे में सीलिंग फैन की कीमत पहले के मुकाबले 7 से 8% महंगी होगी। गर्मी बाद में आएंगी, महंगाई पहले आ गई। नए साल में इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए केवाईसी जरूरी कर दिया गया है। ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए IRDAI यानी बीमा नियामक ने बीमा पॉलिसी खरीदने के नियमों को सख्त बनाया है, जिसके तहत हर
तरह का इंश्योरेंस खरीदने के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। नए नियम हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस समेत ट्रैवल इंश्योरेंस सभी पर लागू होंगे। तीसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार अप्रैल से नए श्रम कानून लागू कर सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो नए श्रम कानून को लागू करने के लिए केंद्र की तरफ से राज्यों को सहमत किए जाने का प्रयास किया जा रहा है और सबकी सहमति से कानून लागू किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में नए कानून को अधिसूचित किया था, लेकिन लंबे समय से इन कानूनों को लागू नहीं किया जा सका। सर, इन पर कोई टिप्पणी मत दीजिए, आज रैपिड फायर भी कुछ नया करते हैं। आप बताइए 2022 की एक सबसे अच्छी एसेट्स या सबसे अच्छा निवेश और एक सबसे खराब निवेश जो सबसे ज्यादा खराब साबित हुआ। 2022 की सबसे खराब एसेट साबित हुई बिटकॉइन, सब क्रिप्टो करेंसी, जिसको हमने 2020-21 में कहाँ पहुँचते देखा था। 2022 में दुनिया भर के नियामकों ने, बैंकरों ने, सब ने उससे किनारा कर लिया, जबकि चमकने लगे ट्रेजरी बॉन्ड अमेरिका के और भारत सरकार के बॉन्ड और बैंक की जमा। ये बड़ा शिफ्ट था, जिस शिफ्ट को हमने इस बार देखा। सर, बाकी 2022 जैसा बिटकॉइन के लिए रहा, कुछ लोगों के लिए भी ऐसा रहा। हाँ बिल्कुल। एलन मस्क 2021 के अंत में दुनिया के सबसे सूझबूझ भरे उद्यमी थे। 2022 में टेस्ला का स्टॉक और ट्विटर की परिस्थिति हमारे सामने दिखाई दे रही है। बाइजू रविंद्रन को देखें या भारत या दुनिया के सारे टेक्नोलॉजी शिखर लोगों को देखें, मासायोशी सन को देखें, वो सारे लोग जिनको दुनिया के भविष्य का नेतृत्व करना था, उनके लिए 2022 जबरदस्त चुनौतीपूर्ण साबित हुआ है। सारी बड़ी कथाएं जिनको हम 2018-19 से सुनते चले आए थे, 2022 ने उनकी सबकी समझ हिला दी, उनके बारे में लोगों के नज़रिए बदल दिए। 2023 में इस पूरे भविष्य को, जो कि टेक्नोलॉजी का भविष्य, इसे अपनी नई पहचान स्थापित करनी होगी और इसे अपनी नई संभावनाओं को लेकर सामने आना होगा। चलिए, चलते चलते एक अच्छी खबर जो अभी आई है, सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। 20 बेसिस पॉइंट से लेकर 110 बेसिस पॉइंट तक ये बढ़ोतरी की गई है, जो जनवरी से मार्च क्वार्टर तक जारी रहेगी। चलिए, तो ये था आज का मनी सेंट्रल। नए साल में आपसे फिर मुलाकात होगी नए मनी सेंट्रल के साथ और एक और चीज़ के साथ। बजट आने में अब 1 महीने का समय बचेगा। नए साल में बजट की तैयारियां बहुत तेजी से शुरू हो जाएंगी। मनी 9 की टीम ने भी बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं और मनी 9 की टीम वित्त मंत्री के लिए लेकर आई है देश की अलग अलग वर्ग की 23 चिट्ठियां। ये चिट्ठियां 2 तारीख से आनी शुरू हो जाएंगी। 2 तारीख से लगातार आप बजट तक देश के अलग अलग लोगों की, उसमें हाउसवाइफ भी हैं, उसमें किसान भी है, उसमें एक दिहाड़ी मजदूर भी है, उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो वित्त मंत्री से अपने बात कहना चाहते हैं, अपने अरमान बताना चाहते हैं। ये चिट्ठियां 2 जनवरी से लगातार आप मनी 9 टीवी 9 नेटवर्क पर देख सकते हैं। मनी 9 का ऐप डाउनलोड कीजिए, सबसे पहले ये चिट्ठी आपको वहां मिलेगी। मनी 9 का ऐप अब तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए और इन चिट्ठियों को गौर से सुनिए। आपकी भी बात वित्त मंत्री तक इन चिट्ठियों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नए साल में आऊंगा नए मनी सेंट्रल के साथ। नमस्कार। परविंदर देशवाल, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। रोशन कुमार, दरभंगा, बिहार। रचना, अंबाला, हरियाणा। कार्तिक, पुणे, महाराष्ट्र। यही तो है भारत। इनके हैं लाखों अरमान। इनके सपनों को चाहिए ऊंची उड़ान। इन्हीं के लिए बनता है बजट। I present the budget for the year. इन सब ने लिख भेजे हैं वित्त मंत्री को अपने अरमान। मनी 9 लेकर आ रहा है अरमानों की 23 चिट्ठियां वित्त मंत्री के ऐसे ही का तमाम ये कमोद माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है।